अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। वो दिसंबर की ठिठुरती रात थी। अंधेरा चांद की चांदनी पर भारी पड़ रहा था। परिंदे अपने अपने घोंसलों में सर्दी से बचने के लिए अपने परों में सर डाले दुबके हुए थे। कश्मीर का एक छोटा सा शहर था जहां मैं तैनात था। आबादी से 4 मील पहाड़ी वादियों और घने जंगलों में मेरा छोटा सा बंगला था। मैं ड्यूटी से थका मांदा आकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। रात के लगभग 12 बजने वाले थे कि चौकीदार ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आकर कहने लगा, राशिद साहब, गांव से अभी अभी टेलीफोन आया है। एक चीता गांव में घुसकर तबाही मचा रहा है। गांव वालों के मवेशी मार रहा है। छोटी छोटी दीवारों के घरों में रहने वाले बहुत परेशान हैं, डर के मारे जाग रहे हैं। उन दिनों मुझे शिकार का बहुत शौक था, इसलिए फ़ौरन अपनी राइफल उठाकर कारतूस लोड किए, कोट पहना और टॉर्च उठाकर गांव की तरफ निकल पड़ा। जवानी का ज़माना था, न सोचा न समझा, अकेला ही चल पड़ा। गांव थोड़ी दूरी पर था, इसलिए मैंने शॉर्टकट लिया। अभी मैं थोड़ी दूर ही गया हूँगा कि सायेदार पेड़ों के बीच से एक साया निकलकर मेरी तरफ आता नजर आया। मैंने डर कर एकदम से टॉर्च चलाई। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। कदम जैसे अपनी जगह जम कर रह गए। पाँव इतने वजनी हो गए कि मैं बता नहीं सकता। दिल धड़कने लगा और मौत आंखों के सामने नाचने लगी। एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में था। उसका सिर्फ जिस्म था, सर गायब था। ये एक सच्चाई है कि बहादुर से बहादुर इंसान भी इस रूप को देखकर डर जाएगा। मैंने अचानक अपनी राइफल से पोजीशन ली और ख़तरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि भागने का तो सवाल ही नहीं था। किस तरफ भागता? अस्सलाम वालेकुम। उस अजीब इंसान ने मुझसे 3 गज के फासले पर आकर कहा। मैंने कपकपाती आवाज़ में उसके सलाम का जवाब दिया। फिर उस सरकटे की आवाज़ सुनाई दी, मैं सदियों से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। मैंने डरते डरते कहा, साहब, ये जंगल है, यहाँ पर पानी कहाँ है? मैं नहीं जानता। उस तरफ है, उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर मैंने उससे कहा, आप आगे आगे चलिए, और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद वाकई एक कुआं नज़र आया। उसी जगह उसी तरफ डोल नज़र आया। मैंने अपनी राइफल गले में लटकाई और डोल कुएं में डालकर पानी निकाला। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे पानी किस तरह पिलाऊं। राशिद, उसने एक खनखनाती आवाज़ में कहा, डोल से पानी मेरे हाथों में डालते रहो, मैं पी लूँगा। मैंने उसी तरह किया। मैं पानी भरता रहा। उसने 12 डोल पानी पी लिया। पानी पीने के बाद वो बोला, हाथ मिलाओ। तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरी बरसों की प्यास बुझाई। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मुझे नमाज पढ़ते हुए मारा गया और मैं उस वक्त से इस जंगल में भटक रहा हूँ। इस राह से जो भी गुजरता है, मुझ पर नज़र पड़ते ही सरपट भाग खड़ा होता है और कमज़ोर दिल मुझे देखकर दम तोड़ देता है। लेकिन वाकई तुम बहादुर हो। अगर कोई परेशानी वाली बात हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। शुक्रिया, मैंने कपकपाती आवाज़ में कहा। अब आप चले जाइए, मुझे कोई काम नहीं। उसने एक आसमान फाड़ देने वाला ठहाका लगाया। रात के अंधेरे में उसकी आवाज़ गूंज कर रह गई और वो गायब हो गया। 5 मिनट के बाद जब मेरे होश संभले तो मेरे पूरे कपड़े पसीने में भीगे थे। मैंने अपने आप पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया और फ़ौरन वापस आ गया। इस वक्त रात के 2:30 बजे थे। अब तो ज़रा सी आहट भी मुझे डरा रही थी। चीता और शिकार सब कुछ दिमाग से माऊफ हो चुका था। पूरी रात आंखों ही आंखों में कट गई। सारी घटना किसी फिल्म की तरह मेरे जहन में चल रहे थे। सुबह जब चौकीदार ने आवाज़ दी तो मैंने दरवाज़ा खोला। तबीयत बड़ी बोझल हो रही थी। मैंने फ़ोन करके छुट्टी की दरख्वास्त की और आराम से सो गया। 4 घंटे सोने के बाद मेरा एक दोस्त आतिफ आया और मुझे जगाया। हमने दोपहर का खाना एक साथ खाया
और रात वाली दास्तान मैंने उसे सुनाई। पहले तो वो मान ही नहीं रहा था। जब मैंने उसे सीरियस होकर यकीन दिलाया तो वो मान गया। राशिद, वो हंसकर बोला, क्या वो जगह तुम मुझे दिखा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। ये कहकर मैं फौरन उसकी जीप में बैठ गया। हम लोग उसी कुएं के पास पहुंचे। दिन का वक्त था। मैंने उस जगह एक तख्ती लिखी हुई देखी जिस पर लिखा था, इस कुएं से जो भी पानी पिएगा मौत की वादी में पहुंच जाएगा। मेरे दोस्त को कुछ यकीन आया और कुछ नहीं आया। खैर, हम वापस घर चले आए। दिन गुजरते गए और उस भयानक घटना की याद धीरे धीरे ख़त्म होती गई। उन्हीं दिनों कश्मीर के हालात दिन ब दिन ख़राब होते गए और मुझे दिल्ली आने पर मजबूर करते गए। मैंने अपनी लाखों की जायदाद छोड़कर इटली जाने का प्रोग्राम बना लिया और जिस दिन मैं तय वक्त पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो कस्टम के आदमी बड़ी तेज़ी से सामान चेक कर रहे थे। रश बहुत ज़्यादा था। मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरी जेब में कुछ डाला है। मैंने जल्दी से जेब में हाथ डाला तो एक पर्ची मिली। उसमें लिखा था, दोस्त, तुम अभी इटली मत जाओ। नीचे एहसानमंद लिखा हुआ था। मेरे जहन में एक भयानक इंसान की बातें गूंजने लगीं और मैं बहुत ज़्यादा कश्मकश में पड़ गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आवाज़ करीब से आ रही हो, अभी मत जाओ, रुक जाओ, अभी मत जाओ। इस अल्फाज में हमदर्दी के आसार थे। मैं एयरपोर्ट से वापस लौट आया। मेरा एक दोस्त मुझे रास्ते में मिल गया और मैं उसके साथ उसके घर गया। मेरी इन बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। रात का खाना हमने मिलकर खाया और इधर उधर की बातें करने लगे। यार राशिद, उसने एकदम कहा, मैंने एक कोठी बनवाई है 40 लाख की, लेकिन अब ये कोठी मेरे लिए 2 कौड़ी की भी नहीं रही। पता नहीं उस रहस्यमयी कोठी में कौन से भूत, बलाएं या बदरूहों ने कब्जा जमा लिया है कि न मैं उसमें रह सकता हूँ न किराए पर दे सकता हूँ, क्योंकि अब तक जो भी उस कोठी में रहा सुबह मुर्दा पाया गया। मेरी माँ, बीवी, बच्चे तो मुझे वहाँ जाने का नाम ही नहीं लेने देते। ये रहस्यमयी कोठी इस कदर बदनाम हो चुकी है कि इसे कोई ख़रीदता भी नहीं है। मेरे पास दौलत की कमी नहीं, लेकिन मेरी ये आखिरी ख्वाहिश होकर रह गई है कि अगर कोई भी एक रात इस कोठी में गुजार लेगा तो वो कोठी का मालिक होगा। मैंने तंग आकर ये ऐलान कर दिया है। उसकी बातें सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं अपने दोस्त के साथ दूसरे दिन सुबह उस रहस्यमयी कोठी पर पहुंचा। दोस्त तो दूर ही खड़ा रहा और मैं कोठी के अंदर दाखिल हो गया। वो बहुत ही खूबसूरत और शानदार कोठी थी। जगह जगह दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें लगी हुई थीं। मैं अपनी ज़िंदगी की गहमा गहमी से तंग आ गया था। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि अपनी किस्मत ज़रूर आजमाऊंगा और रात इस रहस्यमयी कोठी में ज़रूर बिताऊंगा। अगर ज़िंदगी रही तो ये रहस्यमयी कोठी ज़रूर हासिल कर लूँगा। मैंने बाहर आकर दोस्त को बताया तो उसने और उसके रिश्तेदारों ने मुझे कोठी में रहने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी, लेकिन मेरी ज़िद के आगे उनकी एक नहीं चली। रात का खाना मैंने उसके घर खाया और फिर 10 बजे राइफ़ल और टॉर्च लेकर दोस्त को खुदा हाफिज़ कहकर चल पड़ा। दोस्त बड़ी उदास नज़रों से मुझे देखता रहा। मैं बड़ी तेज़ी से चलता हुआ उस रहस्यमयी कोठी के बड़े दरवाजे पर पहुंच गया। उस वक्त रात के 12 बजे होंगे। मैं ताला खोल ही रहा था कि चीख और पुकार और कुछ भयानक आवाज़ें गूंजने लगीं। तो मैं ऊंची आवाज़ में दुआएं पढ़ता हुआ अंदर दाखिल हो गया। एक तरफ से किसी लड़की के ठहाकों की आवाज़ें भी आ रही थीं। कुछ इस तरह का माहौल बन रहा था कि ये सब मेरे ही इंतज़ार में थे ताकि मैं भी इनकी मन भाती डिश बन जाऊं। गर्मी के दिन थे। मैंने एक कमरे से चारपाई उठाई और आंगन में डालकर बैठ गया। कोठी को तो मैं सुबह में देख चुका था, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। खुदा खुदा करके घड़ी ने रात के 2 बजाए। मैं अपनी चारपाई पर पड़ा आने वाले ख़तरों का इंतज़ार करने लगा। मैंने कोठी की सारी बत्तियां जला दी थीं
चकाचौंध रोशनी में कोठी दुल्हन बनी हुई थी। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा भयानक आदमी, जिसकी अंगारा बरसाती लाल आंखें और सफ़ेद बड़े बड़े दांत बहुत ही भयानक नज़र आ रहे थे, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, बाल खड़े थे, और एक औरत जो कि वो भी उसी से मिलती जुलती थी, मेरे करीब बढ़ रहे थे। मैंने फ़ौरन अपनी बंदूक से फायर किया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। अब तो मेरे होश उड़ गए। वो औरत मुझसे 2 गज के फासले पर आकर रुक गई और मैंने झट से दुआ पढ़नी शुरू की। मेरी आंखें बंद हो गईं कि अचानक मैंने औरत की चीख सुनी और घबराकर फ़ौरन आंखें खोल दी। मैं क्या देखता हूँ कि वही जंगल वाली आत्मा एक बगल में उस आदमी को और दूसरे में औरत को दबाए खड़ी है और बड़ी लड़ाई हो रही है। थोड़ी ही देर में उस आत्मा ने उस आदमी और उस औरत को इतनी ज़ोर से ज़मीन पर पटका कि दोनों के सरों के 2 टुकड़े हो गए। बड़ी भयानक आवाज़ें आईं और वो ज़मीन पर पड़े तड़प रहे थे। राशिद साहब, उस आत्मा ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, अब ये कोठी आपकी है। मैंने एहसान का बदला चुका दिया है। वक्त ज़रूरत फिर काम आऊँगा। ये कहकर वो गायब हो गया। मुझे थोड़ी देर के लिए बेहोशी आ गई और जब आँख खुली तो सुबह हो रही थी और बाहर कोई डोरबेल बजा रहा था। मैंने देखा कि औरत और आदमी दोनों गायब थे, लेकिन आंगन में कुछ हिस्से पर खून ही खून था। मैंने टॉर्च और बंदूक उठाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जो मुझे देखते ही भाग खड़ा हुआ। कुछ फासले पर मुझे मेरा दोस्त नज़र आया। उसके साथ 10-12 आदमी थे। अब मेरा डर दूर हो गया था। मैं फ़ौरन दोस्त की तरफ भागा और उससे लिपट गया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। उसकी कुदरत में बहुत कुछ छुपा है। अब मैं इस बड़ी सी कोठी का मालिक हूँ। बड़ी शान शौकत से ज़िंदगी गुजर रही है। इसका किराया हर महीने मुझे मिल रहा है। ये बात मेरे घर वाले भी जान गए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक उस आत्मा को देखा नहीं है। उस आत्मा के आने का पता सिर्फ मुझे होता है और मैं फ़ौरन किसी कोने में अकेले पहुंच जाता हूं और हमारी मुलाकात होती है। जब भी मुझे कोई ज़रूरत पेश आती है तो मैं उसे याद करता हूं, तो वो सरकटी आत्मा फ़ौरन मेरे पास पहुंच जाती है और मेरी मदद कर देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।